नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो में लेकर आया हूँ कि बुद्ध और महावीर स्वामी के विचारों का जो जन्म हुआ था वो राजतंत्र मतलब मोनार्की और आसान भाषा में जहाँ पर एक व्यक्ति का शासन है ऐसी व्यवस्था में ना होकर बल्कि गणतंत्र जैसी व्यवस्था में ही क्यों हुआ था। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे कि सर बुद्ध और महावीर दोनों जो हैं राजा के बेटे थे, वहाँ भी राजतंत्र था। तो राजतंत्र जो गंगा के मैदान में था वो दूसरा था, समझ में आ रहा है। और जो राजतंत्र जो है हिमालय के तलहटी इलाके में था वो दूसरा था। अब आपको पहले इसका मतलब समझना होगा, तब आप इसके जो गहन विषय है आप इसको समझ पाओगे और आप को रिलेट कर पाओगे। मैं तो आपको मैप दिखाता हूँ, आप मैप देखोगे तो समझ पाओगे। जैसे आपने नाम सुना है महाजनपद का, आप जानते हो कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। 16 महाजनपद की अगर तुम बात करोगे भैया, अगर तुम 16 महाजनपद की बात करोगे तो 16 महाजनपद में तुम्हें क्या समझ में आएगा? देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ तुमको। देखो भैया, ये जो तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया माफ कीजिएगा, जो तराई एरिया, ये वाला एरिया इलाका कुशीनगर है, शाक्य है, ये वज्जी का इलाका है ना। ये जो पूरा इलाका है तराई एरिया बोलते हैं। कैसे कह सकते हैं? फुट हिल्स ऑफ हिमालय। क्या कह सकते हैं? फुट हिल्स ऑफ हिमालय। सही बात है, हाँ सर सही कह रहे हो, फुट हिल्स ऑफ हिमालय है। क्योंकि जब तक आप प्रश्न के उत्तर को नहीं समझोगे मज़ा नहीं आएगा। तो सर ये फुटिल्स ऑफ हिमालय है, हाँ सर। और नीचे उतर के देखोगे, ये देखो जो कौशल है, पांचाल है, कुरु है ना, वत्स है, सुरसैन है, काशी है, मगध है। ये जितना भी इलाका है कहाँ पर है? सर गंगा का मैदान है। तो दो इलाके आपको मैंने बांट के बता दिए, एक तुम्हें गंगा का मैदान मिल रहा है, दूसरा तुमको मिल रहा है हिमालय का जो तलहटी क्षेत्र है या फुटहिल्स ऑफ हिमालय है, वो तुम्हें दो क्षेत्र मिल रहे हैं। अब देखो अंतर क्या हुआ। अंतर ये हुआ कि जो ये वाला बेल्ट था, है ना, ये फर्टाइल कम था। ये जो लैंड है फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है, लेकिन बहुत सीमित उपजाऊ भूमि है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, उबड़ खाबड़ है, बड़े बड़े पथरीले हैं, प्लेन बहुत कम है। ऐसे में यहाँ की जो भूमि है उतनी उपजाऊ नहीं है। और अगर उपजाऊ भूमि नहीं होगी तो मुझे बताओ भैया, क्या खेती बाड़ी अच्छी खासी हो पाएगी? और अच्छी खासी खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी तो क्या आप यहाँ पर औद्योगिक वस्तुओं या फिर मैन्युफैक्चरिंग का आप काम कर सकते हो? क्या आप यहाँ पे किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे बड़ी मात्रा में? तो नहीं सर। खेती बाड़ी सीमित होगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी लिमिटेड होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड होगी तो क्या इसका असर आपके व्यापार और वाणिज्य पर नहीं पड़ेगा? हाँ सर, इसका असर जो है आपके व्यापार और वाणिज्य पर ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पर खेती बाड़ी सीमित, उपजाऊ भूमि नहीं होने की वजह से, वस्तु निर्माण सीमित, उपजाऊ भूमि नहीं होने की वजह से, समझ में आ रहा है, और उसका असर व्यापार पे पड़ा। और जब इस तरह का काम हुआ तो तुम मुझे बताओ कि क्या जब आर्थिक क्रियाएं सीमित हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीमित हो रही हैं, तो क्या राजा को बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स मिलेगा? नहीं सर, राजा को बड़ी मात्रा में टैक्स नहीं मिलेगा। और राजा को बड़ी मात्रा में टैक्स नहीं मिलेगा तो राजा के पास में ज़्यादा पैसे होंगे? तो सर जवाब है नहीं। और जब राजा के पास में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो क्या राजा अपने पास में बड़ी आर्मी मेंटेन कर सकता है? नहीं सर, राजा अपने पास में बड़ी आर्मी मेंटेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आर्मी को पेमेंट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा जब आपके पास में लिमिटेड है तो आप लिमिटेड आर्मी ही मेंटेन कर सकते हो। क्या आप बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अफोर्ड कर सकते हो? तो जवाब है नहीं। आपके पास में जो प्रशासन होगा वो भी सीमित होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं बात है? इसीलिए तराई क्षेत्र में जो तलहटी का इलाका है, फुटिल्स ऑफ हिमालय है, यहाँ पर जो राज्य विकसित हुए थे, यहाँ पे जो राज्य विकसित हुए थे, यहाँ पे जो स्टेट का डेवलपमेंट हुआ था, तो क्या वो स्टेट बहुत ताकतवर होंगे? तो आंसर है नो। यहाँ पे जो राज्य का विकास होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे राज्य, आपको स्मॉल स्टेट्स मिलेंगे। कैसे स्टेट्स मिलेंगे? आपको स्मॉल स्टेट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? और ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स मिलेंगे। वहीं अगर आप गंगा के मैदान में चले जाओगे, गंगा के मैदान में चले जाओगे तो मगध जैसा इलाका मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये पूरा गंगा यमुना का दोआब एरिया है। और पूरा गंगा यमुना दोआब एरिया की बात करोगे तो सर ये बहुत फर्टाइल लैंड है, दुनिया के सबसे उपजाऊ भूमि वाले प्रदेश है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी खासी होगी। अगर एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो ज़्यादा होगी। हाँ सर, और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी तो ज़्यादा होगा। हाँ सर, ट्रेड एंड कॉमर्स भी ज़्यादा होगा। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तो राजा के पास में कर भी, राजा के पास में मनी भी ज़्यादा होगी। और राजा के पास में कर जितना अधिक होगा, मनी जितनी अधिक होगी, तो उसके पास में सेना
बड़ी होगी, प्रशासन बड़ा होगा। अगर बड़ा प्रशासन होगा तो गंगा के मैदान में जो राज्य खड़े होंगे, क्या वो तलहटी के इलाके से ताकतवर होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए देखिए गंगा के मैदान में खड़े होने वाले राज्य मगध, काशी, कौशल जैसे राज्य हैं वो बहुत ताकतवर हैं, जो बहुत ताकतवर हैं। और अगर बहुत ताकतवर हैं, अगर बहुत ताकतवर हैं, तो क्या इस बात की संभावना नहीं है, क्या इस बात की चांसेस नहीं है कि जो लोग मगध के इलाकों में रह रहे हैं, गंगा के इलाकों में रह रहे हैं, वो आने वाले समय में इस इलाके पर हमला कर दें? संभावना है कि नहीं है? इस बात के चांसेस हैं कि नहीं है? बिल्कुल चांसेस है कि जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले राजा हैं वो तलहटी वाले इलाके पे हमला कर दें। इस बात का बहुत डर था, और चूंकि इस बात का बड़ा डर था, इसीलिए यहाँ पर तलहटी इलाके में फुटहिल्स ऑफ हिमालय में जो छोटे 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 राज्य थे, उन्होंने इन बड़े बड़े राज्यों से मुकाबला करने के लिए, इन छोटे छोटे राज्यों ने इस मगध जैसे बड़े बड़े राज्य से मुकाबला करने के लिए इन सब ने अपना ग्रुप बना लिया। अगर कभी भी मगध ने हम पर हमला किया तो हम सारे मिलकर मगध पर हमला कर देंगे, हम सारे मिलकर मगध पे हमला कर देंगे। तो इन सब लोगों ने क्या किया? इन सब लोग ने अपना ग्रुप बना लिया था। और एक बात बताओ, जब तुम ग्रुप बना लोगे तो निर्णय तुम कैसे लोगे? अपनी मर्जी से नहीं। इन राजाओं को जब एक बड़ा स्तर पे कोई बड़ा चेंज करना होता था, इन राजाओं को जब कोई बड़ा चेंज करना होता था, तो ये लोग डिस्कशंस करते थे। ये लोग क्या करते थे? डिस्कशंस करते थे। और एक बार जब ये डिस्कशंस कर लेते थे, तो डिस्कशन में तुम जानते हो कि कुछ लोग फेवर में होंगे, है ना, कुछ लोग फेवर में होंगे और कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे। तो कुछ लोग फेवर में होंगे तो कुछ लोग अगेंस्ट होंगे। कोई कहेगा कि ये वाली बात सही नहीं है, इस वाली बात को ऐसे रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट ओपिनियन या एक अलग दृष्टिकोण रखने का अनुसार एक तरह से आपको अनुमति है। और ना केवल डिफरेंट व्यू पॉइंट, बल्कि आपको यहाँ पर आपको डिसएग्री होने का भी या असहमत होने का भी अधिकार है। लेकिन क्या इस तरह की सुविधा गंगा के मैदान में खड़े होने वाले राजाओं के साथ में है? क्या मगध के जो शासक हैं बिम्बिसार, या मगध का शासक था अजातशत्रु, क्या उसकी बात को काटा जा सकता था? क्या किसी में इतनी साहस था कि राजा को चुनौती दे दे या राजा के फैसले पे सवाल खड़ा कर दे? अगर कोई भी राजा के फैसले पे सवाल खड़ा करेगा, उसका गर्दन काट के निपटा दिया जाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर वो ना हाथी ज़्यादा पिलपिले, अगर तुम नॉर्थ कोरिया में जाके देखोगे वो जो हाथी है ना, तो उसकी बात तो कोई काटने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी बात तो काटेगा नॉर्थ कोरिया वाला उसको क्या करेगा? निपटा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए समझो इस बात को कि गंगा के मैदान में खड़े होने वाले राज्य ताकतवर थे। वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वहाँ पे राजाओं के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन तलहटी के इलाके में जो खड़े होने वाले राजतंत्र थे, उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रिपब्लिक सिस्टम का विकास किया। और रिपब्लिक क्यों? क्योंकि ये सब जब कोई निर्णय लेते थे तो निर्णय में आसानी रहे, तो इन्होंने अपने में से एक को अपना हेड चुन लिया। समझ में आ रहा है? हेड। क्योंकि गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम का जो मुखिया होगा वो चुना हुआ होगा, सिस्टम का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे भी क्या है? इन सब ने अपनी सहमति से अपने में से एक को राजा बना दिया। बाकी भी राजा हैं लेकिन इनका बॉस बना दी ताकि निर्णय लेने में आसानी हो। भारत में आज क्या है? भारत में आज जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो लोगों द्वारा चयनित होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। समझ में आ रहा है? तो गंगा के मैदान में खड़े होने वाले जो राज्य थे वहां पर आपको तर्क वितर्क करने का स्पेस नहीं था, लेकिन फुटहिल्स ऑफ हिमालय में खड़े होने वाले राज्यों के पास में तर्क वितर्क करने का एक विकल्प था, सिस्टम था। और इसीलिए बुद्ध और महावीर का जन्म कहाँ पर होता है? बुद्ध और महावीर का जन्म ऐसी परिस्थितियों में होता है, ऐसी कंडीशंस में होता है, ऐसी परिस्थितियों में होता है, ऐसी कंडीशंस में होता है जहाँ पर वे व्यवस्था के ऊपर, सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा कर सकते थे। समझ में आ रहा है? और ना केवल व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते थे, अपना अलग दृष्टिकोण रख सकते थे। बात समझ में आ रही है कि ना केवल व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते थे, बल्कि व्यवस्था से अलग अपना डिफरेंट ओपिनियन भी दे सकते थे।
विचारों के विकास के लिए, आइडियाज़ के जनरेशन के लिए बैकग्राउंड की समझ होनी ज़रूरी है। आपकी परिस्थितियाँ आपके विचारों को प्रभावित करती हैं। आप ऐसे परिवार में पले बड़े हो जहाँ पर आपको मत रखने का अधिकार है, तो आप बचपन से ही व्यवस्था को अतिरिक्त क्या हो सकता है बात करोगे। लेकिन जहाँ आपको मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का, आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट रखने का अधिकार ही नहीं होगा, तो आप पहले से इतना ज़्यादा दबे होगे कि आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाओगे। और यही कारण था कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे महात्माओं का जो जन्म हुआ है वो गंगा के मैदान की जगह आपको तलहटी वाले इलाके में मिला है। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था और ये आपको समझ में पूरा आ गया होगा। बस आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा सिंपल सी बात को कि गंगा के मैदान में खड़े होने वाले राज्य लंबे समय तक सरवाइव करेंगे कि तलहटी में खड़े होने वाले राज्य लंबे समय तक सरवाइव करेंगे। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब चर्चा करूंगा आपको। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे एक घंटी वाला बटन होता है दबा दीजिएगा, ठीक है। और ये मेरा हिस्ट्रीशाला एप्लीकेशन है, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर अपना नाम लिख के मुझे मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम है ये मेरा, इंस्टाग्राम है ये, इंस्टाग्राम हिस्ट्रीशाला। यहाँ पे मैं लगातार कुछ ना कुछ शॉर्ट्स वीडियोस कुछ कंटेंट आपको देता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।